नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था, जो हम लोग देख रहे हैं, पैथोजेनेसिस, रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी की जो पैथोजेनेसिस है वो हम लोग देख रहे हैं। बस हमने पहला देखा था डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन। पहली जो पैथोलॉजी होती है, या जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा तुमको पहला चेंज क्या मिलेगा, उसमें डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन। सेकेंड, ठीक है ना। फिर सेकेंड हम देखते हैं डिक्रीज इंट्रा सेल्यूलर पीएच। सेकेंड हमको चेंज दिखेगा डिक्रीज इंट्रा सेलुलर पीएच, मतलब सेल के अंदर का जो पीएच है वो हमें क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। ठीक है ना। तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए सेल जो है उसका पीएच 7.2 7.4 मतलब एल्कलाइन पीएच होता है। उसका कितना पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच होता है 7.2 से 7.4। ठीक है ना। और बेसिकली हम बोलेंगे जो सेल का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन पीएच होता है, और उस एल्कलाइन पीएच पे जो सेल है अपना प्रॉपर फंक्शन दिखाती है। ठीक है ना। इस सेल को यदि अपना प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन करना है, या सेल के एवरी ऑर्गेनल्स को प्रॉपर अपना फंक्शन करना है, मेम्ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करना है, इन सब फंक्शंस को करने के लिए इसमें पीएच कितना चाहिए, मुझे एल्कलाइन पीएच चाहिए 7.2 से 7.4, और कुछ बुक्स में 7.4 भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमें एल्कलाइन पीएच चाहिए होता है, और इस पीएच में सेल कैसी करती है, नॉर्मल फंक्शन करती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, सेल के अंदर का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे? ठीक है ना। सभी को पता है हाइपोक्सिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है किसके लिए, रिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए। हम लोग रिवर्सिबल सेल इंजरी देख रहे हैं, तो हाइपोक्सिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, सभी को पता है। जब भी हाइपोक्सिया होगा तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन सेल में कैसी मिलेगी, हमें कम मिलेगी, एंड जो ब्लड सप्लाई है वो कैसी मिलेगी, मुझे वहां पर नॉर्मल मिलेगी। ठीक है ना। तो जब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, जब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और वो एटीपी फॉर्म नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, एनर्जी फॉर्म नहीं हो पाएगी जितनी डिमांड है। लेकिन इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है, तो ड्यू टू प्रॉपर ब्लड सप्लाई ये सेल क्या करेगी, दूसरी पाथवे जिसका नाम है एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, उस एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के थ्रू ये इस नॉर्मल ब्लड सप्लाई के थ्रू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यूज करके उसका ब्रेक डाउन करके एटीपी फॉर्म करती हैं, और फाइनली क्या बनाती हैं, एनर्जी बनाती हैं, और सेल के डिमांड को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। ये सभी को पता है, इसके पहले बता चुका हूं मैंने। लेकिन ड्यूरिंग anaerobic glycolytic pathway, ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के दौरान या एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के दौरान क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है, एटीपी फॉर्म करता है, तो एक एंड प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होता है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और एटीपी फॉर्मेशन होती है, एनर्जी बनती है, वो तो सेल को चाहिए, डिमांड पूरी करने के लिए कर रहा है, लेकिन साथ में वहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है सेल में। ये जो लैक्टिक एसिड है वो क्या होने लगता है, जमा होने लगता है, या एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होने लगता है, कहाँ पर, सेल में। और सेल में कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कहाँ होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। कहाँ पर जमा होने लगेगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जमा होने लगेगा ये लैक्टिक एसिड। और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड या साइटोप्लाज्म
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडोसिस। किसके रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वो? एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होता है? जब ज्यादा लैक्टिक एसिड इस साइटोप्लाज्म में या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जमा हो जाएगा तो यहाँ का जो एल्कलाइन मीडियम था, वो काय में कन्वर्ट हो गया? एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का एक्सेसिव फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल में क्या हो गया है? हाइपॉक्सिया हो गया है। हाइपॉक्सिया होने के कारण क्या हो गया है? एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो दूसरी पाथवे है जिसका नाम है एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, उससे एटीपी फॉर्म हो रहा है और उसमें एक्सेसिव अमाउंट में क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड क्या होगा? इस सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसे हम क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलेंगे, उसमें जमा हो जाएगा और जिस कारण से वहां का जो मीडियम है एल्कलाइन से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर एसिडोसिस। कॉल्ड इंट्रासेलुलर एसिडोसिस। क्यों हो रहा है? लैक्टिक एसिड के कारण हो रहा है। ठीक है ना? और जैसे ही इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा तो वो क्या करेगा? एसिडिक मीडियम को फॉर्म कर देगा, जिससे सेल की डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो हमें क्या मिलेंगे? प्रॉपर नहीं मिलेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमको मिलता है इंट्रासेलुलर एसिडोसिस के कारण है, वो होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस होता है, जो यहाँ न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है, ये छोटे छोटे क्लम्प या छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये क्लम्पिंग जो हो रही है न्यूक्लियर मटेरियल की या न्यूक्लियर क्रोमेटिन की ड्यू टू इंट्रासेलुलर एसिडोसिस। ठीक है ना? तो जब कभी भी पीएच, इंट्रासेलुलर पीएच डिक्रीज होता है और वो बना रहता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंट्रासेलुलर एसिडोसिस के लिए। ठीक है ना? और इसमें क्या होगा? आपको जो आपका न्यूक्लियस है उसमें हमें क्या मिलेगी? क्लम्पिंग मिलेगी। तो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मिलेगा। यदि आप मान लें माइक्रोस्कोप में कोई टिश्यू को रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के दौरान यदि मुझे उस टिश्यू के जो बहुत सारी सेल्स में टिश्यू के, मान लें ये टिश्यू है और ये बहुत सारी सेल है, ये मुझे बहुत सारी सेल दिख रही है, ये सेल्स हैं, और इस सेल्स का मैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता हूँ, माइक्रोस्कोप में स्टडी करता हूँ, जिसे हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना? तो जब माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करते हैं और हम देखते हैं यदि इन इंडिविजुअल सेल्स में हमें न्यूक्लियस मटेरियल की क्लम्पिंग या न्यूक्लियर मटेरियल के जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया है? टूट गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लम्प बोलते हैं। ठीक है ना? और ये जो स्मॉल क्लम्प जो है ये हमें यदि दिखते हैं, इससे हमें मालूम चलता है कि उस टिश्यू में, इससे हमें क्या मालूम चलेगा? उस टिश्यू में हाइपॉक्सिया हुआ था और ये हाइपॉक्सिया कारण क्या हो गया? वहां पर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कैसी हो गई है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कैसी हो गई है? बढ़ गई थी, जिससे वहां लैक्टिक एसिड बन गया। वहां पर क्या हो गया? इंट्रासेलुलर एसिडोसिस हो गया, जिस कारण से क्या हो गया? वहां के न्यूक्लियस में क्लम्पिंग हमें मिल गई। तो हम किसी टिश्यू की स्टडी करते हैं और उसमें हमें इस टाइप का प्रेजेंटेशन मिलता है। यदि हम किसी टिश्यू की स्टडी करते हैं और उसमें सेल में के अंदर, हर इंडिविजुअल सेल के अंदर हमको इस टाइप का प्रेजेंटेशन मिलता है, तो वो हमें बताता है कि उस टिश्यू में क्या है? हाइपॉक्सिक कंडीशन मेंटेन है या हाइपॉक्सिक कंडीशन हुई थी, जिस कारण से वहां पर क्या हुई है? सेल इंजरी हुई है, और ये प्रेजेंटेशन हमको मिलता है। ठीक है ना? तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंज हमको मिलता है ड्यूरिंग रिवर्सिबल सेल इंजुरी, वो है डिक्रीज इंट्रासेलुलर पीएच। मतलब एल्कलाइन पीएच क्या में कन्वर्ट हो गया? एसिडिक पीएच में, ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मींस इंट्रासेलुलर एसिडोसिस। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया होगा। तो पहला चीज हमने देखा डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन, सेकंड हमने देखा डिक्रीज
इंट्रासेलुलर पीएच, मतलब जो सेल के हर इंडिविजुअल सेल के अंदर का जो पीएच है वो अल्कलाइन से क्या में कन्वर्ट हो गया है, एसिडिक पीएच में कन्वर्ट होता है, और जो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन या न्यूक्लियर मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। थर्ड, ड्यूरिंग रिवर्सिबल सेल इंजरी जो चेंज मिलता है वो हम देखते हैं, वो है डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल है, दिख रही है, और ये जो दिख रही है ये कवरिंग लेयर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। आप देखिएगा मेरी जो सेल की क्लास है उसके लेक्चर्स देखिएगा, उसमें बताया मैंने सेल मेम्ब्रेन बहुत डिटेल में बताया हूँ, एग्जैक्टली होती क्यों है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये जो सेल है इसमें ये जो दिख रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है सभी को पता है फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, एंड स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, सभी को पता है। और नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो सेल वाला वीडियो है वो आप देखिए, उसमें अच्छे से मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो सेल है, मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है, ये काय की बनी है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन होते हैं, और उसमें जो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन प्रोटीन मॉलिक्यूल में से कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं लाइक चैनल लाइक वर्क करते हैं। किसके लाइक वर्क करते हैं, चैनल लाइक वर्क करते हैं। ये भी मैंने आपको सेल जब पढ़ाया उसमें बताया है। तो जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, और इसमें से जो कुछ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले बहुत सारे प्रोटीन हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन उसमें से जो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं वो इस रूप में काम करते हैं, चैनल प्रोटीन के रूप में काम करते हैं, सोडियम चैनल, एंड किसके रूप में काम करते हैं, पोटेशियम चैनल के रूप में काम करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो एवरी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, और एवरी सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो किस रूप में काम करता है, सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल्स के रूप में काम करता है। ये सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, ये सोडियम एंड पोटेशियम चैनल जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोडियम के मॉलिक्यूल को इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा में पंप करने के लिए, और पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो जो सोडियम पंप है वो क्या कर रहा है, सोडियम को इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा में पंप करता है, एंड जो पोटेशियम होता है वो एक्स्ट्रा से इंट्रा में पंप करता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, आपको बताया था यदि आपको याद हो। तो जो सोडियम का मॉलिक्यूल होता है वो जहां भी ट्रेवल करता है तो अपने साथ किसको लेके आता है, वाटर के मॉलिक्यूल को लेके आता है। जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा, जिधर सोडियम वहां पानी। इस सोडियम मॉलिक्यूल के बेस पे जो वाटर के मूवमेंट का जो थ्योरी है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में बहुत सारा जो मैकेनिज्म है जो इस थ्योरी पे काम करता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली सोडियम इंट्रा से एक्स्ट्रा में और पोटेशियम एक्स्ट्रा से इंट्रा में जाता है, ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। ठीक, और सोडियम मॉलिक्यूल जहां जाता है वहां कौन आता है, पानी आता है। इस कारण से क्या है, सोडियम जो है इंट्रा से एक्स्ट्रा में पंप हो रहा है। क्यों, व्हाट इज द रीजन, क्या है, यदि सोडियम का मॉलिक्यूल सेल के अंदर जमा हो जाएगा तो क्या होता है, सोडियम का मॉलिक्यूल सेल के अंदर यहाँ जमा होने लगेगा। तो मैंने बोला जहां सोडियम के मॉलिक्यूल ज्यादा जमा होंगे वहां पानी भी ज्यादा जमा होने लगेगा, ठीक है ना। और पानी ज्यादा जमा होने लगेगा तो सेल हो सकती है ब्रेक हो जाए, फट जाए, सेल रप्चर हो सकती है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे सोडियम मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलता है वो उसे सेल क्या कर देती है, बाहर पंप कर देती है, और वो सेल के अंदर जमा नहीं रखती। सेल के अंदर जमा रखेगी, स्टोर करेगी, तो सोडियम एक्यूमुलेशन होगा, वाटर एक्यूमुलेशन होगा, सेल में स्वेलिंग मिलेगी और सेल फट सकती है और सेल इंजरी हो सकती है। लेकिन इससे बचने के लिए जो हमारी सेल है वो सोडियम को बाहर पंप कर देती है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं
कि जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उसमें जो थर्ड चेन जो होता है, डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन, कैसे होता है। सभी को पता है हाइपॉक्सिया हो रहा है हमें। हाइपॉक्सिया सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। हाइपॉक्सिया होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनली क्या होगा, हाइपॉक्सिया रहेगा तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम हो जाएगा, एटीपी कम बनेगी और एनर्जी कम बनेगी। ठीक है ना। और मान लेते हैं जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, उससे एटीपी बन रही है, लेकिन वो एटीपी उतनी डिमांड को पूरी फुलफिल नहीं कर पाती है। एंड फाइनली हम क्या बोलेंगे कि सेल के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पा जितनी उसकी डिमांड है। ठीक है ना। तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो सोडियम और पोटेशियम जो चैनल्स हैं, ये पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं एनर्जी पर, एटीपी पर। यदि एटीपी अच्छी होगी तो ये वाला पंप काम करेगा और यहाँ से सोडियम के मॉलिक्यूल को बाहर पंप कर देगा। एंड यदि नॉर्मल एटीपी मिलेगी तो ये पोटेशियम को लेगा और अंदर की ओर पंप कर देगा। नॉर्मल कंडीशन में एटीपी मिलती रहेगी। लेकिन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, ड्यू टू हाइपॉक्सिया होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी एवरी सेल के पास क्या होगा, एनर्जी कम बनेगी। एनर्जी कम बनेगी मीन्स एटीपी कम बनेगी, और इस एटीपी और एनर्जी कम बनने के कारण क्या होगा, इन चैनल्स को प्रॉपर एनर्जी की सप्लाई नहीं होगी। अब प्रॉपर एनर्जी की सप्लाई नहीं होगी तो ये वाले चैनल्स प्रॉपर काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। और जो सोडियम पंप सोडियम के मॉलिक्यूल को बाहर पंप कर रहा था वो उसे बाहर पंप नहीं कर पाएगा। जो पोटेशियम का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा से इंटर में पंप कर रहा था वो एक्स्ट्रा से इंटर में पंप नहीं कर पाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी स्पेसिफिक बात करेंगे, सोडियम मॉलिक्यूल सेल से बाहर नहीं जा पाएगा। अब सेल से बाहर नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, सेल में जमा होता जाएगा और सेल का नंबर जमा होते जाएंगे। और एक टाइम आएगा कि जो सोडियम के मॉलिक्यूल हैं वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या हो जाएंगे, इनके नंबर बढ़ जाएंगे और ऑटोमेटिकली सेल के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ेगा। सोडियम के नंबर बढ़ेंगे तो आपको पता है जहां सोडियम वहां कौन, वाटर। तो जैसे जैसे सोडियम के नंबर बढ़ते जाएंगे सेल के अंदर, वैसे वैसे वाटर का मॉलिक्यूल फ्रीली मूव होके क्या हो जाएगा, इस मेम्ब्रेन को फ्रीली क्रॉस करके कहां पर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। ऑस्मोटिक आइसोऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जितना सोडियम उतना वाटर, तो उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए वाटर कंटेंट क्या होगा, सेल के अंदर जमा होने लगेगा और एक कंडीशन आएगी, ठीक है ना, जिस कारण से क्या होगा, ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, तो जिस कारण से हमें क्या मिलेगी, स्पेसिफिक चेंज हमको मिलेगा सेल में, जिसे हम बोलेंगे सेल्यूलर स्वेलिंग। जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर स्वेलिंग। हमें क्या मिलेगी, सेल्यूलर स्वेलिंग मिलेगी। सेल में कैसी मिलेगी, स्वेलअप मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, उसमें सेल कैसी जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है ना, हम उसे बोलेंगे सेल्यूलर स्वेलिंग। ठीक है। तो ये जो सेल्यूलर स्वेलिंग है उसके कारण क्या है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, सोडियम पंप काम करना बंद कर दिया। सोडियम पंप काम करना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि इसको एटीपी एनर्जी नहीं मिल रही है। उसको एटीपी एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, हाइपॉक्सिया हो गया है। और इससे हमें क्या मालूम चलता है कि जब हाइपॉक्सिया कंडीशन होती है तो हमें क्या मिलेगा, सेल्यूलर स्वेलिंग मिलेगा। ठीक है ना। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन जो होता है सेल का, वो होता है सेलुलर स्वेलिंग। यदि आप कोई माइक्रोस्कोप में किसी टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि जो उस टिश्यू की जो सेल है उसमें हमें स्वेलिंग मिलती है। अब उस टिश्यू में हमें स्वेलिंग मिल रही है, इसका मतलब है उसके अंदर क्या है, वाटर कंटेंट ज्यादा है। अब वाटर कंटेंट ज्यादा है इसका मतलब वहाँ सोडियम का मॉलिक्यूल ज्यादा है। अब सोडियम का मॉलिक्यूल ज्यादा है, इससे हमें मालूम चलेगा कि वहां पर क्या हुआ था, सोडियम जो पंप है वो काम करना कैसा हो गया है, बंद हो गया है। क्योंकि नॉर्मली जो सोडियम का मॉलिक्यूल होता है वो सेल के अंदर नहीं होता, वो सेल के बाहर होता है। तो वहाँ कभी हमें सोडियम ज़्यादा नहीं मिलेगा, सोडियम ज़्यादा नहीं मिलेगा तो हमें क्या होगा, वाटर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमें इससे मालूम चलता है कि वहाँ पर क्या है, हाइपॉक्सिया हुआ है, वहाँ पर क्या है, हाइपॉक्सिक कंडीशन बनी थी, जिस कारण से सोडियम का जो मॉलिक्यूल है
वो सेल के अंदर से बाहर नहीं जा पाया, मींस एक्स्ट्रा से इंट्रा में नहीं जा पाया, सेल के अंदर जमा हो गया और वो स्वेलिंग के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो स्वेलिंग मुझे बता रही है, मींस एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जो मुझे बता रहा है, वो इनडायरेक्टली मुझे बताता है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम के बारे में बताता है। और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम मुझे बता रहा है, वो मुझे बताता है क्या कि मेरा जो सोडियम पंप है सेल का, वो काम करना बंद गया, पंप बिगड़ गया है। और पंप बिगड़ इसलिए गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। और उसको इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली जो मैकेनिज्म है वो भी कैसी हो गई है, बंद पड़ी है। और वो बंद क्यों पड़ी है? क्योंकि उसे क्या है, हाइपोक्सिक कंडीशन मींस ऑक्सीजन, मींस जिसका फ्यूल है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो फ्यूल है, ईंधन है, ऑक्सीजन, ईंधन आएगा, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया चालू होगा, एटीपी फॉर्म होगी, एनर्जी बनेगी, आपका सोडियम पंप काम करेगा और सोडियम को बाहर कर देगा। लेकिन ये सब प्रोसेस कैसी हुई है, बंद पड़ी है। ड्यू टू दिस रीजन हमें क्या मिलेगा, सेल में सेलुलर स्वेलिंग मिलेगी। और सेलुलर स्वेलिंग इज अ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हमें क्या मिलता है, सेलुलर स्वेलिंग। और इसके पहले मैंने आपको बताया क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। यदि क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल मिल रहा है, वो भी आपको बताया मैंने, वो भी रिवर्सिबल सेल इंजरी का एक चेंज है। और दूसरा मैंने आपको बताया इसमें सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है।